हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का पहला अध्याय प्रारंभिक कथन हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। और यहाँ पर सबसे पहले है फिर से याद करें। और पहला प्रश्न है बच्चों, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो जानते हैं आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों, विदेशी किसे माना जाता था। उत्तर में आप लिख सकते हैं, मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और पारसी में अजनबी कहा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न आपके लिए, नीचे उल्लेखित बातें सही हैं या गलत। और सबसे पहले बच्चों, कै सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत। इसके बाद अगला है बच्चों, ख इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। आपको बताना है सही या गलत। इसी प्रकार से अगला है ग कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। तो ये सही है या गलत। इसके बाद अगला है बच्चों, घ सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। तो ये सही है या गलत बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों क के लिए लिखेंगे सही, ठीक है, ख के लिए भी सही और ग के लिए भी सही और घ के लिए गलत, ठीक है। और इस प्रकार से आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरें। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रिक्त स्थान है बच्चों, आपको इनको भरना है। तो सबसे पहले क है आपके लिए, अभिलेखागारों में रखे जाते हैं। तो क्या रखे जाते हैं यहाँ पर आपको लिखना है। अगला है बच्चों ख, और सबसे पहले रिक्त स्थान है, 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। तो कौन था यहाँ पर आपको लिखना है। अगला है बच्चों ग, और यहाँ पर आपके लिए ये रिक्त स्थान है 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर आपको 5 रिक्त स्थान भरने हैं। आगे लिखा है, इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। तो क्या क्या फसलें हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे बच्चों। उत्तर में आप कै वाले के लिए लिखेंगे दस्तावेज। जहाँ पर रिक्त स्थान है ना कै का, यहाँ पर लिखेंगे दस्तावेज। फिर ख के लिए आप लिखेंगे जियाउद्दीन वर्नी, ठीक है, रिक्त स्थान भर सकते हैं। इसके बाद ग में आपको 5 जगह पे रिक्त स्थान भरना है। तो एक में आलू, दूसरे में मक्का, तीसरे में मिर्च, चौथे में चाय और 5वें में कॉफ़ी, ठीक है। ये 5 आप रिक्त स्थान में भर सकते हैं। अगला है बच्चों चौथा प्रश्न, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था, ठीक है। और आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है बच्चों, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारियां दें। तो क्या लिखेंगे आप बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था वैयक्तिक स्तर पर और सामूहिक स्तर पर थी, ठीक है। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा, जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कि कर्मकांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 5वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आपके लिए शुरू होते हैं, आइए समझें। और छठा प्रश्न है यहाँ पर बच्चों, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में, आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया
जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने छठे प्रश्न का उत्तर। सातवां प्रश्न है बच्चों, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? तो क्या लिखेंगे आप उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, जिससे कि वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। याद रखें आप बच्चों, जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है बच्चों, आठवां, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो जानते हैं आप बच्चों, क्या समझते हैं आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का अर्थ है ऐसा साम्राज्य जो अपने मूल क्षेत्र की सीमाओं को पार करके कई अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक फैल जाता है। चोल, खिलजी, तुगलक और मुगलों जैसे राजवंशों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर उसे सर्व क्षेत्रीय रूप दिया। इन राजवंशों ने उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों पर शासन किया और अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विरासत वहां छोड़ दी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने आठवें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों आइए विचार करें, और यहाँ पर जो है नौवां प्रश्न आपके लिए, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो कौन कौन सी समस्याएं आई बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आती हैं। और यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे, कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे, आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। तीसरा लिखेंगे बच्चों, मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। ठीक है। अगली समस्या लिखेंगे चौथी, इतिहासकारों को बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 10वां, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? तो क्या लिखेंगे आप उत्तर? क्या कठिनाई आती है बच्चों? उत्तर में आप लिखेंगे, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने 10वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद फिर आपके लिए आइए देखें, और यहाँ पर 11वां प्रश्न है बच्चों, अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी समानताएं और असमानताएं मिलती हैं उनकी सूची बनाइए। तो आपको सूची भी बनानी है, कैसे बनानी है चलिए देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था, जबकि मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों मानचित्र में कुछ समानता और असमानताएं थी। इसके बाद बच्चों सबसे पहले लिखेंगे दोनों मानचित्रों में समानताएं। हेडिंग डालकर लिखें नंबर 1, इस मानचित्र में वर्तमान मानचित्र की भांति भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कन्नौज, सूरत आदि। ठीक है। और असमानताएं लिखेंगे फिर इसके बाद असमानताएं, और हेडिंग डाल के लिखें, अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत देखेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। यह मानचित्र आज के मानचित्र से काफ़ी भिन्न है।
लेकिन फ्रांसीसी मानचित्रकार के मानचित्र में आज के मानचित्र से थोड़ी सी भिन्नता है, जैसे बम्बई क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 11वें प्रश्न का उत्तर। 12वां प्रश्न है बच्चों, पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है? उसकी देखभाल कौन करता है? वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित हैं? उनका उपयोग कौन लोग करते हैं? तो ये सब आपको पता लगाना है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अभिलेख रिकॉर्ड जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को विभिन्न विभाग के कर्मचारी तैयार करते हैं तथा शहरों के अभिलेख नगर निगम कार्यालयों में रखे जाते हैं और ऐतिहासिक अभिलेख को अभिलेखागारों में रखा जाता है। अभिलेखागार की देखभाल उसके अंदर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इनका उपयोग शोधार्थियों द्वारा अथवा विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 12वें प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज इसी प्रकार कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।